हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम भी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, कल हुआ पेपर आरआरबी एसओ एएफओ का, जो स्केल 2 का एग्जामिनेशन होता है। उसमें एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर अलाइड में हो प्लस 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस हो। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, खाली बैठने से अच्छा है ग्रेजुएशन के बाद आप कुछ ना कुछ जरूर करें। वो आपको बहुत लेवल पे हेल्प करेगा। एक तो आपको इंगेज रखेगा, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा और आप अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगे और अपनी कुछ ना कुछ जॉब करेंगे तो आगे भी कुछ बेटर सोच पाएंगे। और दूसरी बड़ी चीज है कि उससे आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलेगा वो आपको किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हेल्प कर सकता है और साथ ही साथ आपके फ्यूचर के लिए भी हेल्प कर सकता है। और वो भी नहीं रहेगा कि यार मेरे 2 साल तो खाली चले गए, अब मैं आगे क्या बोलूंगा। सो दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी फिर 2 साल बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए हो जाती है। और सीधे स्केल 2 आप समझिए कि आपका सिलेक्शन एएफओ में हो भी गया तो आपको कम से कम 4 साल लगेंगे प्रमोट होने पर, बट यहाँ पे सीधे स्केल 2 का आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये थोड़ा सा देखना है, समझना है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम एनालिसिस, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस एएफओ 2024 के लिए हमारे पास इससे क्या लर्निंग है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, कल देखेंगे पहले कल पेपर कैसा था। तो सबसे पहले रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग डिफिकल्ट थी, इजी बिल्कुल नहीं थी। रीजनिंग काफी डिफिकल्ट थी। उसमें जो पजल के क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर पजल, जितनी भी पजल्स आई थी सारी मिला के अगर आप बात करेंगे तो लगभग 22 से 24 क्वेश्चंस पजल के थे। और वो कोई इजी नहीं थी, डिफिकल्ट भी थी और टाइम भी लगता है, आप सभी को पता है उनको करने में। तो अब आपको अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करना है। देन मशीन आउटपुट का क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन था, अब आप मुझे इसमें से देख के बताइए कि इसमें बहुत इजी कहां पे चीजें हैं, है ना। सो ये थी। और एक इनइक्वालिटी का भी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन का लेवल वो कैसा डिफिकल्ट। जो ब्लड रिलेशन या मशीन आउटपुट थे वो भी कोई इजी नहीं थी। इनइक्वालिटी थोड़ी सी इजी थी, बट बाकी चीजें डिफिकल्ट थी। तो मेजोरिटी ऑफ ये जो एग्जामिनेशन था रीजनिंग वाला बहुत डिफिकल्ट था। अब आप देखिए, लास्ट टाइम भी ये पेपर डिफिकल्ट आया था। लास्ट टाइम भी इसकी कट ऑफ कम गई थी आरआरबी एएफओ की। लास्ट टाइम आईबीपीएस एएफओ की आप देखेंगे कट ऑफ वो भी कम गई थी, रीजनिंग वहां भी डिफिकल्ट था। तो आपको अपने आप को दोस्तों उसके लिए प्रिपेयर करना है। ये चीज समझिए, ये लर्निंग है। यहाँ पे अभी आपके पास बहुत टाइम है, 1 महीना लगभग 9 दिन है, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। इंग्लिश की अगर बात करेंगे, पैटर्न चेंज होता जा रहा है। जैसे पहले आता था वैसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन तो 2 या 3 कॉम्प्रिहेंशन थे। उसके साथ साथ मैच ऑफ द फॉलोइंग है ना, हर चीज आजकल मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में दिया रहता है। सिनोनिम एंटोनिम का भी है, कौन सा इधर वर्ड्स दिए, इधर दूसरे वर्ड्स दिए, कौन कौन से सिनोनिम्स हैं वो मैच करके बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चन अगेन मैं कहूंगा कि वो बहुत इजी नहीं होता, कंफ्यूजिंग होता है। सिंपल अगर एक क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये वर्ड है, इसका सिनोनिम बताइए, शायद वो आसान होगा। बट यहाँ पे 4 वर्ड दिए हैं, 4 वर्ड इधर दिए हैं, उसमें पूछा कि कितने कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कैसे हो पाती है दोस्तों, पढ़ने से नहीं, मॉक टेस्ट देने से। इसलिए ये चीज आपको देखना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, स्पॉटिंग द एरर, ग्रामेटिकली करेक्ट है, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, उसको रीअरेंज करिए, ये सारी चीजें उसमें थी। तो अगेन ये भी एग्जामिनेशन कैसा था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्वांट्स की बात करेंगे, क्वांट्स भी अगेन इजी तो नहीं थी, बट फिर भी डुएबल हो जाती है, क्योंकि डीआई अगर आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी सही है तो आप उसको कर लेते। 2 डीआई 10 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन थे, रॉन्ग नंबर सीरीज थे, अप्रोक्सीमेशन थे, अरिथमेटिक के ज्यादा क्वेश्चन थे। तो अगेन अरिथमेटिक तो डिफिकल्ट में ही चली जाती। तो आप ये भी देखिए कि जो रॉन्ग नंबर सीरीज थी ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप की थी, एंड इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक थी ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप की थी। तो मतलब 2 डीआई और अप्रोक्सीमेशन, इसके अलावा बाकी सारी चीजें डिफिकल्ट में था। अगेन लर्निंग क्या है, हमको अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि कैसे भी क्वेश्चन आए हम कर सके। सो देखो दोस्तों, इसमें अप्रोक्सीमेशन तो दिख गया, बट आपको वो सिंपल क्वेश्चन अब नहीं दिखते हैं जो पहले ज्यादा आए करते थे। तो अगेन जो बहुत प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो हम नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन देंगे। तो ये थोड़ा ध्यान से समझ के चलना है। मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। कई बार बच्चे मुझे कहते हैं सर मॉक टेस्ट तो डिफिकल्ट है। तो आप मत जज करो मॉक टेस्ट डिफिकल्ट है इजी है। दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन मिले आप उनको सॉल्व करो। आपसे हुए तो ठीक, नहीं हुए तो एनालाइज करो कि क्यों नहीं हुए हैं। मैं कई बार देखता हूं बच्चे कहते हैं सर ये वाला मॉक टेस्ट तो डिफिकल्ट था, ऐसा था, इसके क्वेश्चन अच्छे नहीं है, इसके क्वेश्चन। आपको कैसे पता कि क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं है। ये हम क्या करते हैं जनरली, पिछली बार आया 4 साल पहले एक पेपर आया उसको देख के हम चलते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। डायनामिक रहिए, तब आपको चीजें क्लियरली समझ आएंगी। और ये इन सबका एक ही सोल्यूशन होता है कि मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं। और उसी के लिए हम लोगों ने मॉक टेस्ट भी आपके लिए लेकर आए हैं ना, बहुत सारे बच्चों ने उसमें एनरोल किया है। कुछ इश्यूज थे जो हमने रेक्टिफाई भी कर दिए हैं। अगर फर्दर कोई इशू होगा तो आप हमें बताइएगा कॉल करके, मैंने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है। बट मॉक टेस्ट जरूर कीजिए, और इतने मॉक टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितना एग्जाम में मिल रहे हैं, वो भी 99 रुपीज में। तो दोस्तों वो इसीलिए हम आपको दे रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम चीजें सॉल्व कर सके या फिर मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके।
एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वो इजी टू मॉडरेट था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। सीसल का ओरिजिन कहाँ है, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया अगेन, क्योंकि ओरिजिन याद करना इज नॉट इजी, है ना। अभी जब भी हम एग्जाम एनालिसिस करेंगे, पिछले साल का पेपर देखेंगे या जो पेपर हो गया वो हमेशा इजी लगेगा, ये बात ज़रूर समझना, क्योंकि एग्जाम हॉल में ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। यंग स्वाइन मेल को क्या कहते हैं बिफोर बिकमिंग द फुली एडल्ट, और जिसमें उसको कास्ट्रेशन किया जा सकता है, क्या बोलते हैं, आप ही मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। बोर बोलते हैं, सो बोलते हैं, और भी पिगलेट वगैरह जो भी नेम हो सकते हैं, आप मुझे बताइए कि क्या इसमें इसको बोल सकते हैं। कैस्ट्रेशन एज क्या होनी चाहिए स्वाइन की, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप देखो स्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। करन स्विस किसका क्रॉस है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साहिवाल इनटू ब्राउन स्विस। मल्लिका किसका क्रॉस है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ साथ साइज ऑफ सॉइल फॉर कोलॉइड्स, मतलब किसी भी सॉइल को कोलॉइडल कहलाने के लिए उसके पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, लेस देन 0.001 mm। स्ट्रॉबेरी की डिजीज पूछी गई थी, उसके साथ साथ सीड रेट ऑफ पिजन पी, ये भी अगर हम कह सकते हैं डिफिकल्ट था। डेफिनेशन ऑफ फार्म मैनेजमेंट, ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं था। बोटेनिकल नेम ऑफ पीच पूछा गया था। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट मेंसुरेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी। प्रोटीन सिंथेसिस में जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन की, जो डीएनए से कोडॉन बनते हैं, तो वो कोड कौन कैरी करता है, मैसेंजर आरएनए करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगेन आप देख सकते हैं कि जेनेटिक्स प्लांट या फिर हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से ये बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछे जा सकते हैं। ग्लूकोल नियोजेनेसिस का क्वेश्चन था। एमएसपी कौन रिकमेंड करता है, सीएसीपी करती है। इसके मिल्क में कितना फैट, कितना एसएनएफ, ये पूछा गया था। देन उसके साथ साथ इरी सिल्क किस पे, जो सिल्क वॉर्म है वो किस पे फीड करता है ना, तो कैस्टर पे करता है। उसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के सिल्क वॉर्म है आप उनका सोचिएगा। कंपोनेंट ऑफ फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। एनर्जी जो जनरेट की जाती होती है सिलेंडर में ओवरऑल सब मिला के, उसको हम क्या बोलते हैं। सैलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप पूछी गई थी। लॉन्ग डे क्रॉप पूछी गई थी। वीट हेक्साप्लॉइड है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। ओवरऑल आप क्वेश्चन देखेंगे अभी देखने में तो इजी लगेंगे, बट वहां पे कंफ्यूजन भी होता है। बट ओवरऑल फिर भी फर्दर इट वाज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज रिलेटिवली ईजी। और हम कह सकते हैं कि जो आरआरबी एएफओ का एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस मैंने लास्ट टाइम भी देखे और इस टाइम भी देखे, और जब आईबीपीएस एएफओ से कंपेयर किए तो ये फिर भी सुलझे हुए क्वेश्चन और सही क्वेश्चन होते हैं। आईबीपीएस एएफओ में वो पता नहीं अजीब अजीब से क्वेश्चन देते हैं। सो अगेन अल्टीमेटली मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं, कंसेप्ट आपके हेल्प करते हैं, इसीलिए स्क्रीन में कम चिपका रहिए, यूट्यूब में कम चिपकिए, क्योंकि हर कोई चाहता है बस आप उनके यूट्यूब चैनल पे चिपक जाएं, है ना। क्योंकि आपका टाइम, जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे वो दूसरे के लिए मनी है ना। चाहे फिर कोई कुछ भी कहे, बट दोस्तों आपको अपना समझना है कि क्योंकि आपका टाइम भी आपके लिए मनी है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझनी है। क्या ज़रूरी है यूट्यूब पे वीडियो देख के ही पढ़ना है, या इसके बिना पढ़ा ही नहीं जा सकता है, ये ज़रूर सोचना है और ये ज़रूर समझना है। कंसेप्ट पढ़िए, सोचिए, समझिए और उसके अकॉर्डिंग। देन फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि ये एएफओ में नहीं आती है, बट एक बार आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस फिर भी कैसे आते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के, ताकि आप बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन भी इन्होंने पूछे थे, तो वहां पूरा कंसेप्चुअल पूछा था। यहाँ कुछ करंट के क्वेश्चन, जैसे किसान मानधन योजना में कितनी पेंशन लगती है, कितनी पेंशन मिलती है। सीआरएआर पूछा था, एआईएफआई के लिए कितना भी सेट किया गया है, 9% के राउंड है वो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का टारगेट कितने साल का है और कितना उसके लिए कितना उन्होंने लेंथ ली है कि कितने हम सड़क बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मतलब मैंने ये नाबार्ड से लेके इवन एएफओ में क्वेश्चन और इवन आरआरबी एएफओ में क्वेश्चन ये काफी टाइम देखा है। बैंक रेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, पीएसएल से रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी उसमें थे। एनपीएस में किस किस बैंक की कितनी कितनी शेयरिंग है, ये इस टाइप के क्वेश्चन। शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड पीएमएफएमई का क्वेश्चन था। एसएचजी रिवॉल्विंग फंड, दोस्तों देखो आईबीपीएस एएफओ में, नाबार्ड में, अब यहाँ पे तो ये आईबीपीएस के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जितने सिमिलर एग्जामिनेशन है उनके प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर देख के जाइए। एसीएबीसी स्कीम का क्वेश्चन आया जो पिछले साल आईबीपीएस एएफओ में पूछा गया था, तो आप देख सकते हैं कि काफी क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, इसलिए सारी चीजें देखनी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी रिलेटेड एग्जामिनेशन है उन सबके देखने चाहिए, ठीक है। सो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। मेजर लर्निंग क्या है एएफओ की, बीच बीच में मैं बता ही चुका हूं, बट उसके अलावा भी फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रीलिम्स की पावर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं अगेन फिर कहता हूं, एग्रीकल्चर आप पढ़ लेंगे,
इतना तो एग्रीकल्चर है ही नहीं जितना आजकल यूट्यूब में पढ़ा दिया गया है, तो इसलिए टेंशन तो लेनी नहीं है, वो पढ़ लिया जाएगा। और उसमें स्क्रीन देखने से जितना ज़्यादा आप खुद पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हेल्प लीजिए, जब समझ आ गई है उसका खुद से रिवाइज कीजिए, ये चीज़ है। तो और प्रीलिम्स को भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैं ये देखता हूँ कि हर किसी का ध्यान केवल मेंस में है। बच्चे मेंस पढ़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि टीचर ने कहा मेंस पढ़ना है। टीचर ने क्यों कहा है मेंस पढ़ना है? क्योंकि टीचर मेंस पढ़ा सकता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर स्टेज की अपनी इंपॉर्टेंस है। और अगर आप ये भी कहते हैं कि सर क्योंकि 80% वेटेज एग्रीकल्चर का है, तो फिर मेरा यही क्वेश्चन रहता है दोस्तों, आप अगर प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाए, फिर क्या 80%, क्या 20%? तो ये जरूर समझना है। और लास्ट ईयर तक की कहानी अलग थी, इस बार की कहानी अलग है। 346 वैकेंसीज है। कितने रेशियो आप सोच सकते हैं कि कितने बच्चे लेंगे, तो उसको भी अपने ध्यान में रखिए। और उसी हिसाब से समझिए कि प्रीलिम्स पहला एक स्टेप है जहां पे बहुत सारे बच्चों को बाहर हटा दिया जाएगा, इसलिए प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपकी चीजें फिर धरी की धरी रह जाएंगी, फिर आप एनालाइज भी नहीं कर पाओगे कि आपने एग्रीकल्चर अच्छा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। इसलिए प्रीलिम्स को बहुत ध्यान से करिए। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश हर साल चेंज हो रहा है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस रेगुलरली एंड मॉक टेस्ट, कंसेप्ट पे वर्क करना है, प्रैक्टिस रेगुलरली करनी, सारी चीजों की, मेंस की भी, प्रीलिम्स की भी। और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। तो मैं हमेशा कहता हूं, मैं जब 4 मंथ आपको स्ट्रेटजी बता रहा था, 3 मंथ 3 मंत्रा, 2 मंथ 2 मंत्रा, 1 मंथ 1 मंत्रा, एक चीज हर टाइम कॉमन रहती है, मॉक टेस्ट। और बच्चे, मैं वही कहता हूं कि अभी भी मैंने कल परसों भी एक से बात की, तो उसने कहा सर मेरे पास मॉक टेस्ट भी है, मेरे पास कोर्स भी है। मैंने कहा कितने मॉक टेस्ट करे? उसने कहा कि सर मैं मॉक टेस्ट शुरू करूंगा 28 अक्टूबर से। अब ये क्या है, किस पंडित ने ये डेफिनेशन या फिर ये डेट निकाल के दी आपको, किस दिन? फिर उसने मेरे को बताया कि सर देखो 19 दिन है, उससे पहले 18 दिन मेरे पास बचेंगे, तो मैं हर दिन 2 मॉक टेस्ट करूंगा, 36 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। आपने इतना ही लगभग कहा है। सो ये जो है ना, आप 20 तक नहीं करेंगे तो आप सोचिए कि 20 से 25 हो जाएगा, 25 से 30 हो जाएगा, 30 से नवंबर आ जाएगा, नवंबर के बाद एग्जाम ही हो जाएगा, मॉक टेस्ट नहीं होंगे। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिए। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो ये मत कहिए कि मॉक टेस्ट बेकार है। दोस्तों खुद को देखने की वहां पे हमें जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एनालाइज मत कीजिए किसी भी चीज को ऐसे कि ये सही वो सही। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन आपको नहीं पता कि इजी आएगा कि डिफिकल्ट आएगा, आप ये देखिए कि आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। कई बच्चों की टेंडेंसी होती है, जो उनको इजी लगता है तो फिर वो कहते हैं ये पेपर सही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होता ना कि एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। एग्जाम में आपको इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, डिफिकल्ट भी पूछे जाएंगे। और एग्रीकल्चर का सिलेबस वही है, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसलिए ये भी मत सोचिए कि हमेशा हमको बहुत खतरनाक क्वेश्चन ही करते रहने। बेसिक कंसेप्ट समझिए, क्योंकि बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता है। अगर फिर से आप मुझसे बेसिक्स की बात कहेंगे तो मैं आपसे वही कहूंगा कि सिंपल लॉजिक में अगर पूछना शुरू करूं तो उसमें ही हमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हम उस पर सोचते ही नहीं है। इसलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट कीजिए, डेली टारगेट दीजिए खुद को, हम तो आपको देते ही है ना। डे वाइज हमने क्वांटिटीज, इंग्लिश, डेली टारगेट, ये सब कुछ दिया हुआ है, आप करिए। देखो 2 चीजें हैं आपको हमेशा सोचनी है। एक तो बाहर जो इतना शोर है, बाहर मतलब यूट्यूब पे जो इतना शोर है, या तो वहां पे आप दर्शक बने रहिए, या फिर चुपचाप ऐसी मेहनत कीजिए कि फिर सब आपको देखें। अगेन आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।